हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट थर्ड के नाम से है, पहले चैप्टर की कक्षा 10 के पहले चैप्टर विज्ञान केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था, उसकी अगली वीडियो पार्ट थर्ड के नाम से आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जो कि जिसकी पीछे की टॉपिक थी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जी, यहाँ तक हम आप लोगों को बता चुके थे। तो दोस्तों, यहाँ तक कुछ हम आप लोगों को बताए थे इसके बारे में। अब अगली नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, आइए इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो कह रहा रासायनिक समीकरण के बाईं तथा दाईं दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण के बाईं तथा दाईं दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। हम कोई रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ होते हैं। तो रिएक्टेंट का मतलब अभिकर्मक या अभिकारक जो बाईं ओर लिखे होते हैं, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट जो दाईं ओर बनते हैं, बनने के बाद जो दाईं ओर होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ठीक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और उत्पाद में जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं तत्व, वो अभिकारक और उत्पाद में दोनों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, तभी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो हम इसको कैसे करते हैं, इसका कुछ नियम होगा। तो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार ये होता है कि प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु बनता है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ना तो रासायनिक समीकरण में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है, मतलब ना तो कोई परमाणु एकदम से नष्ट खत्म होता है, और ना ही नया परमाणु बनता है। देखते हैं दोस्तों, समीकरण में तो दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो रासायनिक समीकरण में जो परिवर्तन होते हैं, रासायनिक समीकरण के परिवर्तन में ना कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही नया परमाणु बनता है। तो दोस्तों, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, उसमें जो परिवर्तन होगी, अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होंगे, उसमें ना तो कोई परमाणु
नष्ट होता है, खत्म होता है, और ना ही नया परमाणु बनता है। उस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, तो इनको वायु में जलाने पर बर्न करते हैं, बर्न कर दिए तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक, तो इनको अब हम बैलेंस करेंगे कि मतलब दोनों तरफ, ये रिएक्टेंट हुए दोनों, ये प्रोडक्ट, ये अभिकर्मक दो हुए, ये उत्पाद। तो इन दोनों की तरफ ये एक परमाणु है, ये इसका परमाणु यहाँ पे इसके साथ है, ये इसका परमाणु ये है। ठीक, ऑक्सीजन का भी इसके साथ मिला हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों के परमाणु क्या बराबर हैं संख्या में। अगर बराबर हैं तभी तो वो क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन कहलाएंगे। तो देखेंगे कि मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। तो अब हम जो सबसे ज़्यादा होता है पहले उसको हम संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 बराबर। अब मैग्नीशियम यहाँ पे 1 था, यहाँ पर भी 1 था, अब तो यहाँ पे 2 हो गया ना। अब इसको भी संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो अब 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण की श्रेणी में आ गया। ये हमारा रासायनिक समीकरण कैसा हो गया, संतुलित। तो दोस्तों ये हम देख रहे थे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार हम कोई केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगली टॉपिक हमारी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ, मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इनकी 4 विधियाँ हैं, निम्नलिखित 4 विधियाँ हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। तो पहली विधि हमारा क्या है देखते हैं, नंबर फर्स्ट हमारी जो विधि है, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि पहला हो गया। नंबर सेकंड, आंशिक समीकरण विधि। नंबर थर्ड है दोस्तों संयोजकता विधि, संयोजकता विधि। चौथा नंबर फोर्थ, आयनिक समीकरण विधि। आयनिक समीकरण विधि। चौथा है आयनिक समीकरण विधि। तो दोस्तों रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की कितनी विधि, 4। जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, तीसरा संयोजकता विधि, चौथा है आयनिक समीकरण विधि। तो हम इन सब में यहाँ पे केवल प्रथम विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि का मतलब पहली विधि, जांच एवं त्रुटि विधि। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। सबसे पहली ये फर्स्ट जांच एवं त्रुटि विधि, इसको कहते हैं ट्रायल एरर मेथड। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बाकी जितने मेथड्स हैं उनको हम अगली की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, इसी के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, पहले अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर, तीर के बाईं ओर अभिकारक और तीर के दाईं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं।
लिखा जाता है। परमाणु सबसे कम संख्या पहले संतुलित करते हैं। अंत में अधिक संख्या वाले संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रायल एंड एरर मेथड में हम देख रहे हैं पहले अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे पहले संतुलित करते हैं, अंत में अधिक संख्या वाले को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक लिखते हैं कोई रासायनिक समीकरण, फिर उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो जैसे कि कोई भी ले लो, एक Cu प्लस H2SO4 आपको बता रहे हैं कि एक ये रासायनिक समीकरण है, इसको हम लिख देते हैं। Cu कॉपर है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये बना कॉपर सल्फेट CuSO4 रासायनिक अभिक्रिया हुई प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया प्लस H2O जल बना। क्या बना? जल। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, क्या मान लें? समीकरण 1 मान लिए। अभी ये देखो, ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, कहीं पर भी संतुलित नहीं, किसी भी तरह से देख लो आप लोग कि ये संतुलित नहीं है। कॉपर, यहाँ पे कॉपर एक ही है, H2 का मतलब हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, चलो ये मान लिए। सल्फर 1 है यहाँ पे, एक सल्फर 1, 2 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4, 2, 6, 1, 7 ठो है। तो कैसे बताओगे कि ये बैलेंस है या संतुलित है? तो दोस्तों, हम इसीलिए ही ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में जानते हैं, इसलिए ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर लें। तो आइए चलते हैं स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इसको लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे कम संख्या वाले को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो देखिए अगली स्टेप में हमारा, तो ऐसे Cu प्लस H2SO4 gives CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब देखिए इसमें सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम देखिए हाइड्रोजन, अगर देखा जाए H2, यहाँ पे H2 ये दोनों क्या है, संतुलित है। फिर क्या है, कम आया है सल्फर, यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ पे 2। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 सल्फर है, उत्पाद की तरफ 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से गुणा। जब 2 से गुणा कर दिए तो ये हमारी पहली स्टेप क्या हुई, कंप्लीट हो गई। तो ये हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना दोस्तों, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पहली स्टेप हम समीकरण को लिख लिए, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी स्टेप में सबसे कम वाले को पहले हम संतुलित कर लिए। सबसे कम वाला सल्फर था, इधर 1 था, इधर 2, तो इधर 2 था, 2 सल्फर है, इधर 1 ही है, तो इधर बैलेंस करने के लिए हम 2 से गुणा कर दिए। जब 2 से गुणा कर दिया तो 2 सल्फर हो गया, 1, 2, इधर भी बराबर हो गए।
अब अगली बार देखते हैं हमारा क्या बचता है। स्टेप नंबर 3। अब अगला समीकरण में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं। अब कितनी चीज़ अनबैलेंस्ड है, मतलब असंतुलित है। कॉपर कॉपर बैलेंस, सल्फर ये दोनों सल्फर बैलेंस हो गए। अब देखिए 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 ही है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं 4। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 2 से गुणा। तो ये अगले स्टेप में करेंगे, लेकिन दोस्तों हम यहीं पे कर दे रहे हैं। तो ये हमारा चला जा रहा है Cu प्लस H2SO4 gives CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया कि 2 से हम अगर गुणा कर दिए तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। 2 4 जा 2 चौको 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 और 2 मिलके ये 8। तो इस तरह से हमारा तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। और बहुत सारी विधियां हैं जो हम आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे, आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगली टॉपिक हमारी है समीकरण की कमियां। इसका मतलब जो हम जानते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ इक्वेशंस। इनकी जो सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन भी कहा जा सकता है। तो क्या होती है इसमें हमें क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं या देखने को मिलती थी पहले। तो पहली कमियां थी भौतिक अवस्था। दूसरी थी सांद्रता। तीसरी है गति एवं समय। इसको हम अच्छे समझाएंगे दोस्तों, अभी नाम बता दे रहे हैं। चौथी है ऊष्मा परिवर्तन। पांचवी है प्रकृति का मतलब नेचर। तो भौतिक अवस्था मतलब कि अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चलता था, जैसे कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इसके बारे में कोई पता नहीं चलता था, है ना। अभिक्रिया में इसके बारे में पता नहीं चलता था कि जो अभिकारक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी किस अवस्था में ली जा रही है, उनको ठोस अवस्था में कि द्रव अवस्था में कि गैस अवस्था में। ठीक दोस्तों, तो ये सारी कमियां थी। अगली कमी थी सांद्रता क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता का ज्ञान नहीं हो पाता था, तो इसका ज्ञान नहीं होता था, तो सांद्रता का ज्ञान भी नहीं हो पाता था। अगला है गति एवं समय। गति का मतलब स्पीड, समय का मतलब टाइम, मतलब कितनी गति से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कितनी गति से अभिक्रिया हो रही है और कितने समय तक हो रही है या कितना समय लग रहा है, इसको भी नहीं बताया जाता था या ये भी नहीं पता चलता था पहले की अभिक्रियाओं में। ठीक, तो ये भी एक कमी थी। तीसरी कमी थी, ना तो स्पीड बताई जाती थी रिएक्शन की और ना ही समय बताया जाता था। और चौथा है ऊष्मा परिवर्तन का मतलब ये भी नहीं हमें पता चल पाता था कि ऊष्मा क्या हो रही है,
ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा दी जा रही है, या और तरह की चीज़ें हैं कि मतलब ऊष्मा निकलती है तो जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा शोषी। तो ये सारी चीज़ें हमको जानकारी नहीं हो पाती थी समीकरण देकर। अब जो है लास्ट टॉपिक जो है प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर, ये कैसी प्रकृति का है ना। प्रकृति का मतलब यह नहीं हम जान पाते थे कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का मतलब नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, पानी बन गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए, अब इसको समीकरण को बैलेंस कर दिए तो ये क्या बन गया, पानी। अब इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर दिखाएंगे इसका तो H2 प्लस O2 ऐसे 2H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो दो परमाणुओं को मिलाए तो दो अणु किसके बने, जल के, दो अणु जल के बन गए। अब इसी को क्या कहते हैं, अगर इस तरह करें H2O से अगर फिर हम गर्म करें या जो भी करें तो ये क्या हो जाएगा, फिर H2 और O2 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, तो ये देखो जिससे हमें हम जो जो मिलाए जिससे ये उत्पाद बना, फिर उसी उत्पाद से फिर हम वही अभिकर्मक क्या कर लें, बना लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, समझ में आया। तो ये हमें ये नहीं पता चल पाता था, पहले की अभिक्रियाओं में नहीं बताया गया था। जब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे रिएक्शंस हुए, तमाम तरह के वैज्ञानिक हुए, तो अपनी अपनी हिसाब से बताते चले गए, इसकी ड्रॉबैक्स दूर होती चली गई। ठीक, तो ये सारी 5 कमियां थी। भौतिक अवस्था नहीं पता होती थी, सांद्रता, गति एवं समय नहीं पता होते थे, ऊष्मा परिवर्तन नहीं पता होता था, प्रकृति नहीं पता होती थी उसकी। तो मतलब जैसे कि हम यहाँ पे भौतिक अवस्था के बारे में, ये अब H2 क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या है, गैस मिली जा रही, इसको भी गैस है। तो इस हिसाब से हमें भौतिक अवस्था, उनके प्रकृति, सांद्रता, गति और ऊष्मा परिवर्तन के बारे में हम छोटा छोटा हिंट दे देते हैं समीकरण में। ठीक, आगे की टॉपिक्स अब हमारी है। तो दोस्तों हमारी अगली टॉपिक है समीकरण की कमियां दूर करने के उपाय। तो हम समीकरण जो होता है उसमें पहले इतनी सारी कमियां थीं कि भौतिक अवस्था नहीं पता होती थी, सांद्रता, सांद्रता का मतलब ये सांद्रता को हम ऐसे समझेंगे कि तनु का मतलब पतला है ना, और या तो गाढ़ा है ना। तनु को मतलब पतला या गाढ़ा, गाढ़ा या तनु को, यही उसकी क्या होती है, सांद्रता है ना। सांद्रता के बारे में हम छोटी सी जानकारी। अब सांद्रता मतलब ये सारी कमियां थी। भौतिक अवस्था, सांद्रता के बारे में, पतला है या गाढ़ा है, ये कैसा है, ये नहीं पता होता था। गति एवं समय, ऊष्मा परिवर्तन, प्रकृति, ये सारी कमियां थी। अब उसको दूर करना है हमें, तो हम उसके उपाय के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किन किन उपाय से हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट है, हम तो दोस्तों आप लोगों को कुछ पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम आपको अवगत करा देंगे। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि मान लो कोई समीकरण लिख दिया गया। समीकरण है हमारा कोई एक छोटा सा, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 इससे हमारा ये जो बनता है मैग्नीशियम सल्फेट बना और प्लस H2। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण लिख दिया गया है। अब लिखने के बाद अभी इनकी भौतिक अवस्थाएं हमें नहीं पता है, ना तो इनकी सांद्रता हमें पता है
और ना ही ये किस गति से अभिक्रिया कर रहे हैं, कितने समय तक ये पता है। ना ही हमें इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ऊष्मा दी जा रही है या ऊष्मा निकल रही है। ना ही इसकी प्रकृति के बारे में बताया गया है कि उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, क्या है, कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों हम पहले स्टेप में जानेंगे भौतिक अवस्था कैसे पता करते हैं। तो भौतिक अवस्था जानने के लिए हम यहाँ छोटे से ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। मान लो ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो धातु किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठीक, अभी हमारा H2SO4 क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये गैस किस फॉर्म में लिया जा रहा है, AQ। AQ का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब पानी में घुला हुआ, एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी में घुला हुआ। ठीक, AQ का मतलब एक्वा सोल्यूशन, तरल पदार्थ मतलब पानी में घुला हुआ। अब ये हुआ मैग्नीशियम सल्फेट, इससे क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी हमें क्या मिलेगा, एक्वा सोल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ में मतलब पानी में घुले हुए। और ये हमारा जो ये है H2 है, ये गैस है। गैस का मतलब गैस जब बाद में उत्पाद में होती है तो वो गैस निकलती है। तो उसके निकलने के लिए हम क्या करते हैं, अप हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर की ओर तीर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि गैस क्या हो रही है, निकल रही है। ऊष्मा का परिवर्तन गैस में, गैस क्या हो रही है, निकल रही है। तो दोस्तों ये हम अब पहले स्टेप में इतनी जानकारी हम प्राप्त किए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं। जैसे हमारा दूसरा समीकरण है BaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये इतना बड़ा समीकरण है। BaCO3 प्लस H2SO4, BaSO4 बना, H2O बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, अब हम तो भौतिक अवस्था के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह भौतिक अवस्था और गैस निकलने की क्या प्रकृति होती है, कि गैस निकलती है तो उसको किस तरह हम डिनोट करते हैं। भौतिक अवस्था किसी चीज़ की जाननी है तो हम किस तरह देखेंगे, तो भौतिक अवस्था छोटे से ब्रैकेट में लिखा रहेगा उनकी अवस्थाओं के बारे में। और अब देखते हैं कि अगर अवक्षेप बनता है किसी चीज़ का अगर अवक्षेप बन रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डाउन हेडेड एरो से दिखाएंगे, नीचे की ओर तीर बना के। उसके आगे नीचे की ओर, अगर जिसके आगे नीचे की ओर तीर बना रहेगा, समझ लो उस अभिक्रिया में अभिक्रिया हो रही है तो उसके अवक्षेप बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, अवक्षेप। और ये H2O जल, और यहाँ पे कार्बन डाई CO2 गैस है, तो ये क्या निकलेगी, ना कि इसके अवक्षेप बनेंगे। तो यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, निकल रही है बाहर। क्या हो रही है, निकल रही है। तो दोस्तों हम पहले में भौतिक अवस्था के बारे में और गैस कैसे निकलती है, कैसे एरो लिखते हैं, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब किसी चीज़ का अवक्षेप बनता है तो उसके आगे हम क्या करेंगे, उल्टी तीर से मतलब नीचे की ओर तीर बनाकर लिखते हैं, जिससे हम पता चलता है कि अभिक्रिया में उसके अवक्षेप बन रहे हैं। अब अगली स्टेप के बारे में देखते हैं। अगली स्टेप है दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप, जो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस गिव्स NH3। NH3 क्या है, अमोनिया का सूत्र है। तो दोस्तों इसके भौतिक अवस्थाओं के बारे में, ये गैस है तो इसकी छोटा सा G लिखा होगा इनके नीचे ब्रैकेट में, ये G, ये भी गैस बन रही है, गैस गैस गैस। ठीक, ये बनती कैसे है दोस्तों, भौतिक अवस्था के बारे में अब इनको हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से, यहाँ पर हम 3 से अगर हम गुणा कर दें तो 3 दूना 6। यहाँ पे अगर हम 3 है 2 से गुणा कर दिए तो 2 तिहाई 6, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ये बराबर हो गए। तो ठीक, बैलेंस भी हो गया और भौतिक अवस्था के बारे में हम पता कर लिए। अब क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करने के लिए गर्म करते हैं, 500 डिग्री का ताप देते हैं। क्या करते हैं, ताप,
अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो डेल्टा से लिखते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा से। तो इतनी गर्मी, इतना हीट हम इसको दे रहे हैं 500 डिग्री का तापमान। और प्रेशर वो भी बताया जाता है कितने वायुमंडलीय दाब प्रेशर पर, तो ऐसे लिख दिया जाता है 200 300 कोई भी। तो इसको हम 200 वायुमंडलीय दाब पर, एटीएम जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करते हैं तो ये बनती है अमोनिया गैस। ठीक, तो गर्म करने के लिए हम उसको दिखाते हैं डेल्टा से, या तो हम उसको ताप दिए रहते हैं, लिखे रहता है। और अवक्षेप बनते हैं तो उसको हम डाउन हेडेड एरो से, गैस निकलती है अप हेडेड एरो से। भौतिक अवस्था के बारे में जानते हैं, जानना है तो हम उनके नीचे देखेंगे छोटे से ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्वा सोल्यूशन। अगर एक्यू लिखा है तो पानी में घुला हुआ, लिक्विड लिखा है तरल, एल लिखा होगा, एस लिखा है तो वो ठोस अवस्था में होगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उसको हम कैसे दर्शाएंगे इस अभिक्रिया में, उसके बारे में देखते हैं। तो अगली स्टेप है, जैसे कि हमारा कोई एक अलग समीकरण NH4Cl, NH4Cl, इसको हम, ये हमारा है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है? रिवर्सिबल। NH3 प्लस HCl, ये हो गया हमारा। तो ये आगे की ओर, अग्र पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा देखिए दिशा बताता है पश्चिम दिशा, दिशा में, मतलब अभिक्रिया पीछे की ओर हो रही है। अभी हम ये इतना मिलाए, कुछ भी गर्म कर रहे हैं तो यहाँ में क्या मिल रहा है? NH3 प्लस HCl, इतने से इतना भी बन रहा है, इतने से इतना बन रहा है। तो पहले हम इतना तो बना लेते हैं। इतना कैसे बनता है? तो इतना बनता है H2 और N2 मिलाने के बाद होता है NH3। क्या बनता है? NH3, इतना बनता है। तो ये भी क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। तो ये अग्र, आगे की ओर अभिक्रिया होगी, और ये उसके सेकंड स्टेप, ये पीछे की ओर अभिक्रिया होगी। तो इसलिए पश्च या अग्र लिखा होगा तो वो हमें क्या बताती है? दिशा बताती है कि आगे है या पीछे है। ठीक, तो ये हमारी लास्ट स्टेप थी जो हम कर लिए। तो इतनी सारी स्टेप थे जो रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण की कमियां थी, उनको दूर करने के लिए हमें इतना चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों हम आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगली टॉपिक हमारी है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक, अभी तो हम रासायनिक अभिक्रिया, परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, रासायनिक समीकरण की कमियां, रासायनिक समीकरण दूर करने की उपाय, क्या कमियों के दूर करने के उपाय, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके। अब हम उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती कितने टाइप की हैं, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होकर जो बनती है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन में जो टूट जाती है। विस्थापन अभिक्रिया अगली है तीसरे नंबर की, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ अपने दूसरे कम रिएक्टिव पदार्थ को क्या कर दे, उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह ले ले, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ के यौगिकों से हटाकर उनकी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों अगला है हमारा द्विविस्थापन के बाद पांचवा है उपचयन एवं अपचयन
अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक दोस्तों, तो इन सब के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। हम इसको अब अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसकी डिफिनीशन को हम पहले देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल सिंगल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हों, अभिकारक जो बाईं ओर लिखे जाते हैं उसमें दो हों या दो से अधिक चीज़ें जुड़ी हों और उससे एक नया पदार्थ सिंगल प्रोडक्ट बने, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब दोनों मिलकर या तीनों मिलकर एक अकेला उत्पाद बना दें तो उसको हम कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम अभिक्रिया लिखने की टाइप बताए थे शुरू में, रिएक्टेंट, इधर क्या होता है, प्रोडक्ट। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया होती, कह रहा है कि दो या दो से अधिक चीज मिलकर अभिक्रिया के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल चीज बनाए तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो उसका हम सिंपल रूल देखते हैं, सूत्र क्या होता है साधारण। तो सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक, इन दोनों को मिला दिया गया तो अभिक्रिया में बना क्या, एक प्रोडक्ट बन गया AB। ये दोनों अलग अलग थे, अब इन दोनों को मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना, एक जुड़ गया, दोनों एक चीज बन गया तो उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक हमारा रिएक्शन कोई ले लेते हैं, जैसे कि अमोनिया है NH3 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। NH3 अमोनिया गैस है, HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहां से क्या बना, यहां से बना NH4Cl। सारी चीजें जुड़ गई। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आया, मिलके 4 हाइड्रोजन हो गए और एक क्लोरीन था, ये भी जुड़ गया। तो सारे के सारे जुड़ जाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं यौगिक, तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा संयोजन अभिक्रिया। अगला नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है तो दोस्तों आइए इसके और एग्जाम्पल के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, H2O। तो इससे हमें जो मिला कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, इससे हमें बना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, बुझा हुआ चूना। ये जल, वाटर। अब देखते हैं इनकी भौतिक अवस्था के बारे में। ये सॉलिड, ठोस अवस्था में लिया गया, ये लिक्विड, द्रव अवस्था में लिया गया, और ये एक्वा सॉल्यूशन। क्योंकि सॉलिड को पानी में घोला गया तो ये घोल बन गया, एक्वा सॉल्यूशन बन गया, पानी का घोल मिला हुआ पानी से। तो हम पानी में मिला हुए चीज़ों को क्या करते हैं, AQ से लिखते हैं, एक्वा सॉल्यूशन।
अब कह रहा है कि इसको जब हम कुछ करेंगे तो ये हम कहते हैं इसको बुझा हुआ चूना। अब अन्य संयोजन अभिक्रिया भी देखेंगे, बहुत संयोजन अभिक्रिया देख रहे हैं तो इसके और जो अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में भी देखते चलें। ऐसे ही तो और सारी क्या है, जैसे कि पहला है कोयले का जलना। कोयले का जलना का मतलब कार्बन सॉलिड फॉर्म में, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, गिब्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन ठोस अवस्था में जैसे कि, और ये गैस है वायुमंडल में जलाया जाएगा तो ये भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो दोस्तों जैसे कार्बन कोयला जैसे भट्टी में जलाया जाता है कोयला, आप चाय वाय की दुकान पे देखेंगे हलवाई की, जो पत्थर वाला काला काला पत्थर जलाते हैं वो कोयला होता है कार्बन। तो उसको जब जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा है जल का बनना। जल कैसे बनता है आपको बता चुके हैं, H2+ O2 गिव्स H2O। इसको जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया जल बन गया। तो ये गैस ली गई और बना क्या, लिक्विड पानी। अब जैसे तीसरे नंबर की हम अभिक्रिया देख लेंगे एक और, तो सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, सल्फर लिया गया, ऑक्सीजन ली गई तो SO2 बन गया। तो सल्फर किस अवस्था में, ठोस अवस्था में लिया गया, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, तो ये बना क्या, गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो हम और अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि ऊष्मा के आधार पर अभी तो हम देख रहे थे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे और उनमें अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, अब पहली अभिक्रिया जो संयोजन अभिक्रिया है, इसमें हम और इसके अंदर भी घुसेंगे, जैसे कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहला जो ऊष्मा के आधार पर पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हम सीधे सीधे बताते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा क्या होती है, निकलती है।